नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विषय पर 9 अगस्त को आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 47 करोड़ 78 लाख के पार। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला शहर। असम में संपूर्ण राज्य से कर्फ्यू हटाया गया और सभी कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। देश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी शुरू। भारत ने इस वर्ष जुलाई महीने में अब तक का सर्वाधिक 35.17 अरब डॉलर का मासिक व्यापारिक निर्यात किया। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से दोपहर 12:30 बजे वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने इस योजना को दीपावली तक बढ़ाने की घोषणा की थी। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। गुजरात में इस योजना के बारे में और जागरूकता फैलाने के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक ऐसी खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी का गरीबों पर आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। राज्य का मुख्य समारोह जनजातीय जिला दाहोद में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात के 5 जिलों के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब लोगों को अनाज की किट वितरित करेंगे। राज्य सरकार ने 17,000 उचित मूल्य की दुकानों से करीब 4.25 लाख गरीब लोगों को 5 किलोग्राम अनाज की किट मुफ्त में वितरित करने का आयोजन किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा विषय पर 9 अगस्त को आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री परिषद की परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान भारत समुद्री सुरक्षा के अलावा शांति, रक्षा और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। रविवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को बारी बारी से मिलने वाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। सुरक्षा परिषद का हर सदस्य देश 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की प्राथमिकता समुद्री सुरक्षा, शांति, रक्षा और आतंकवाद से निपटने जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीधे जुड़े मुद्दों पर होगी। वे कल न्यूयॉर्क में
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अगस्त महीने के दौरान भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद के मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। It is both an honor and privilege for India to preside over the Security Council in August. This, as you know, is our 8th tenure in the Security Council. Let me start with the signature events that we plan to have during our presidency. There are 3 major areas which we will focus on in August: maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. आतंकवाद से निपटने के एजेंडे के बारे में श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत आतंकवाद का मुकाबला करने पर लगातार ध्यान देता रहा है। सुरक्षा परिषद के अंदर हुई परिचर्चाओं और बाहर भी हमेशा भारत का ये रुख स्पष्ट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यदि इस स्थिति में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खाली कराना है। संसद के दोनों सदनों में कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर कल भी हंगामे का दौर जारी रहा। इस बीच संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच इस विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक अंतर्देशीय पोत कानून 1917 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य देशभर में जहाज के परिचालन के लिए एक समान नियामक ढांचा लागू करना है। साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक से साधारण बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 को संशोधित किया जाएगा। ये विधेयक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी प्रदान करेगा। सरकार ने हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री की प्रक्रिया तेज करने के लिए शुरू की गई फेम योजना के अंतर्गत इस वर्ष जून तक 756 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देना और ऐसे वाहनों को चार्ज करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रारंभ करना है। फेम योजना के पहले और दूसरे चरण में इस साल 28 जुलाई तक करीब 634 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से 71,000 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को सहयोग दिया गया। देश में 47 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 37 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 10 करोड़ 57 लाख लोग दूसरी डोज लगा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 53,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। ओडिशा में भुवनेश्वर कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर में करीब 1 लाख प्रवासी मजदूरों को भी कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल एक ट्वीट में ओडिशा की जनता और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भुवनेश्वर में 100% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने और पुरी को 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति के लिए बधाई दी। उत्तर प्रदेश में आज से सभी जिलों में कोविड रोधी टीकाकरण तेज करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। कल केवल 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आज के मेगा टीकाकरण अभियान के दौरान क्लस्टर आधारित टीकाकरण किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस बात के इंतजाम किए हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा सकें। राज्य में जुलाई महीने में ही 1 करोड़ 71 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं और उत्तर प्रदेश अभी भी देश में सबसे ज्यादा टीके लगाने वाला प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कल एक दिन में महज 25 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 42 मरीज इस दौरान पूरी तरह से इस संक्रमण से मुक्त हो गए। एक लंबे अरसे के बाद प्रदेश में कल किसी भी मरीज की कोविड संक्रमण की वजह से मृत्यु नहीं हुई और अब राज्य भर में सिर्फ 220 कोविड मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी कम है, बावजूद इसके कि प्रदेश सरकार लगभग 2.5 लाख के करीब कोविड जांचें प्रतिदिन करवा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पश्चिम बंगाल ने 3 करोड़ से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है। कल 4,28,000 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में अब तक वैक्सीन की 3 करोड़ 2,44,000 डोज दी जा चुकी हैं और ये उपलब्धि हासिल करने वाला पश्चिम बंगाल देश का 7वां राज्य बन गया है।
केरल में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने में राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्रीय दल केरल के दौरे पर है। इस दल ने कल तिरुवनंतपुरम, कण्णूर और कासरगोड जिलों का दौरा किया और इन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। असम सरकार ने कोविड रोगियों की संख्या और संक्रमण दर में कमी के बाद राज्य में 24 घंटे का कर्फ्यू हटा दिया है और पूर्ण नियंत्रण क्षेत्र भी खत्म कर दिए हैं। असम के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज सवेरे 5 बजे से लागू हुए हैं और अगले आदेश तक जारी रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है। तमिलनाडु में कोविड संक्रमण और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कल पिछले दिन की तुलना में कमी आई है। राज्य में कल 2068 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कई जिला प्रशासन सूक्ष्म स्तर के कोविड रोकथाम उपाय कर रहे हैं। कोयम्बटूर जिला प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए आज से नए प्रतिबंध लागू किए हैं। किराना, सब्जी और फल की दुकानें शाम 5 बजे तक बंद कर देने को कहा गया है। पहले इन्हें रात 9 बजे तक खुला रहने की अनुमति थी। महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश में कहा है कि जिन जिलों में कोविड संक्रमण में कमी आई है, वहां दुकानें शाम 4 बजे के स्थान पर रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। मुंबई में सभी के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियां शुरू किए जाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ऐसा करना अभी कठिन होगा, क्योंकि प्रतिबंधों में ढील धीरे धीरे दी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन जिलों में प्रतिबंध जारी रहेंगे जहां संक्रमण अब भी बढ़ रहा है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्तर 3 के लिए ब्रेक द चेन ऑर्डर के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध 11 जिलों में जारी रहेंगे। ये जिले हैं कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर। अन्य सभी जिलों में आवश्यक और गैर जरूरी दुकानें, जिसमें शॉपिंग मॉल भी शामिल है, वे सभी कार्य दिवसों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। रविवार को आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी सार्वजनिक उद्यानों और खेल के मैदानों को खुला रखा जा सकता है तथा सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से संचालित हो सकते हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कल रात आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि कोविड-19 वायरस के फैलाव पर नियंत्रण के बाद इस महामारी को समाप्त किया जा सकता है। अगर हम इसके ट्रांसमिशन के यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संक्रमण की चेन को बिल्कुल तोड़ दें, तो फिर ये संक्रमण की क्षमता के चांसेस जो है वो खत्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस की जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद जितने समय तक वो सिम्टम के आने में लगता है और उसके बाद जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, तो ये बिल्कुल हो करके खत्म नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जबकि हम लोग इसको नियंत्रण करके रह सके, और उसके लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हमें रिलीजियसली और रिगरसली पालन करते रहना पड़ेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विषय पर 9 अगस्त को आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 47 करोड़ 78 लाख के पार। ओडिशा में भुवनेश्वर 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला शहर। असम में पूरे राज्य से कर्फ्यू हटाया गया और सभी कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। देश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी शुरू। भारत ने इस वर्ष जुलाई महीने में अब तक का सर्वाधिक 35.17 अरब डॉलर का मासिक व्यापारिक निर्यात किया। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मद्रास विधान परिषद कई प्रगतिशील कानूनों का स्रोत रहा है। चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेते हुए कल उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व डीएमके प्रमुख डॉक्टर एम करुणानिधि के विधानसभा में लगाए गए चित्र का अनावरण किया। उन्होंने तमिल भाषा और तमिलनाडु के लिए श्री करुणानिधि के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन की सरकारी यात्रा पर कल चेन्नई पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल प्रशासन को एक नया आयाम दे रहा है और ई रूपी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई रूपी वाउचर से लक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित भुगतान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र डीबीटी के जरिए गरीबों के लिए 300 से अधिक सरकारी योजनाएं चला रहा है। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई रूपी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे सुनिश्चित होगा कि वाउचर के लाभ लक्षित सेवा को ही मिलेंगे। ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई लेन देन प्रत्येक महीने नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात इस वर्ष जुलाई में सबसे अधिक रहा। जुलाई महीने में 35 अरब 17 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.91% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से निर्यात को प्रोत्साहन मिला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। बोर्ड ने एक वक्तव्य में बताया है कि परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्दी ही शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा बोर्ड 2021 की 12वीं कक्षा का परिणाम आज दोपहर बाद 4 बजे घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष से स्किल मॉड्यूल के रूप में पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की शुरुआत की है। 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोडिंग की शुरुआत कर दी गई है, जबकि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को डेटा साइंस का अध्ययन कराया जाएगा और 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौशल विषय वैकल्पिक होगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरंभ श्रृंखला में हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम स्वच्छ भारत के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत को सामूहिक आंदोलन बनाने पर बल दिया है। पिछले वर्ष 8 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान से सामाजिक जागरूकता और लोगों के व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान कोरोना के खिलाफ संघर्ष में काफी सहायक रहा है। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती। शौचालय के अभाव में
क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी? स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों की भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरे चरणों में पहुंच गया है, जिसे ODF प्लस भी कहा जाता है। ये चरण 2024-25 तक जारी रहेगा। देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में स्वच्छ भारत अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया। 2014 में इस अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 10 करोड़ 71 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके अलावा 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा 100% हो गया है, जो 2014 में केवल 38% के करीब था। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी लोगों ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। यह अभियान अब अपने दूसरे चरण में है, जिसमें देश के गांवों को ODF से ODF प्लस चरण में पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब ओलंपिक की खबरों के साथ खेल डेस्क से हैं नवीन सक्सेना। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पहले सेमीफाइनल में इस समय भारत का सामना विश्व चैंपियन बेल्जियम से हो रहा है। दोनों ही टीमें 2-2 से बराबरी पर हैं। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने एक-एक गोल किया। भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बेल्जियम के खिलाफ पहले क्वार्टर में 2-1 की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम ने गोल कर बराबरी की। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जा रहा है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। आज शाम दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से होगा। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनुरानी क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं। उन्होंने 54.04 मीटर तक भाला फेंका और वो 14वें स्थान पर रही। शॉटपुट में आज ही पुरुषों के क्वालिफिकेशन में तेजिंदर पाल सिंह तूर एक्शन में होंगे। कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक का मुकाबला मंगोलिया की बॉलर त्रिया खोरेलखुप से होगा। पदक तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 62वें स्थान पर मौजूद है। महिला हॉकी में कल भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन और DD स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और आइजोल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी वर्षा से कुछ स्थानों में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील के 6 गांव कूपवाड़ा, हरई, अकुरनी, बरखेड़ी, चिलपई और रायपुर पार्वती नदी में आई बाढ़ के पानी से घिरे हैं। इनमें से कूपवाड़ा, हरई और अकुरनी गांव से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं बरखेड़ी, चिलपई और रायपुर में लोगों को बाढ़ के इलाकों से निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि वायुसेना, SDRF और NDRF की टीमें सक्रिय रूप से राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। राहत के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त तटबंधों की तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले के चंदाजी इलाके में अब से कुछ देर पहले सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ जारी है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर विपक्षी दलों के एकजुट होकर आज चर्चा करने के लिए सुबह होने वाली बैठक का जिक्र सभी अखबारों में है। प्रधानमंत्री द्वारा कल सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए कम समय में सीधे सब्सिडी पहुंचाने के लिए ई-रूपी वाउचर आधारित भुगतान सेवा के शुभारंभ की खबर आज सुर्खियां बनी है। अमर उजाला ने लिखा है, बिना बिचौलिए मिलेगा लाभ। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी की जीत को आज सभी अखबारों ने चित्र सहित बड़ी खबर बनाया है। हिन्दुस्तान ने बड़े अक्षरों में लिखा है, दिल जीता जहान जीतो। राष्ट्रीय सहारा और नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। जनसत्ता ने बड़े अक्षरों में खुशी से झूमती हॉकी टीम के चित्र के ऊपर शीर्षक दिया है, महिलाओं ने लिखा इतिहास का पन्ना। भारत और चीन के बीच लंबित मुद्दों के जल्दी समाधान पर बनी सहमति भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। लोक सत्य की पहली खबर है, अनंतनाग में विस्फोट बनाते 4 आतंकवादी गिरफ्तार। राजस्थान पत्रिका ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को पहले पन्ने पर दिया है जिसमें भू संपदा कंपनी पर 62 पेड़ अवैध रूप से काटने पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को भी अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक भास्कर ने कहा है, अगले 4 से 6 सप्ताह में बढ़ जाएगा कोवैक्सीन का उत्पादन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम की 65,000 सीटों के लिए दाखिले शुरू होने की खबर भी सभी अखबारों में है। मौसम के अंदाज पर आज कई अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान ने बॉक्स में लिखा है, दिल्ली में बदल रहा है बारिश का मिजाज। करीबी इलाकों में अलग तरह से बरस रहे हैं बादल। उत्तर पूर्वी दिल्ली सूखी रही। राष्ट्रीय सहारा ने अगस्त और सितंबर तक अच्छी बारिश होने का अनुमान दिया है। दैनिक ट्रिब्यून इसी खबर पर लिखता है, अगस्त में हिमाचल पंजाब में कम बरसेंगे बादल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विषय पर 9 अगस्त को आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 47 करोड़ 78 लाख के पार। ओडिशा में राजधानी भुवनेश्वर 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला शहर। असम में पूरे राज्य से 24 घंटे का कर्फ्यू हटाया गया और सभी कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। देश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी शुरू। भारत ने इस वर्ष जुलाई महीने में अब तक का सर्वाधिक 35.17 अरब डॉलर का मासिक व्यापारिक निर्यात किया। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।